नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। पाठ का नाम है संख्या पद्धति। तो इसके बारे में आगे हम जानेंगे, संख्या पद्धति के बारे में। आगे आप संख्या के बारे में जानिए, संख्या रेखा के बारे में। तो देखिए संख्या रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पास हम बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा वैसे कहा जाए तो आप 8वीं और 7वीं में पढ़ चुके होंगे, तो फिर भी आज पढ़िए आपका ये स्टार्टिंग रहेगा। तो संख्या रेखा के बारे में हम बात करेंगे। संख्या रेखा में संख्या रेखा में बीच में शून्य तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं तथा दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो संख्या रेखा के बीच में शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा हो गई, तो इस रेखा के बारे में बात करेंगे यदि आप, तो बीच में क्या होना चाहिए? शून्य। अब बाईं ओर जो है तो ऋणात्मक संख्या है, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। इस साइड धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5। इस तरह से हम जो है तो संख्या रेखा में प्रकट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप जैसे मान लीजिए 0 और 1 के बीच के बारे में बात करेंगे, तो 0 और 1 का भी विभाजन हो सकता है। 0 और 1 का भी विभाजन हो सकता है, इसके बीच में भी संख्याएं होती हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में अभी अपने को इतना ही जानिए। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ने पर हम इसकी संख्याओं को डिवाइडेड कर सकते हैं। इन संख्याओं के बीच में भी संख्याएं होती हैं। तो इसी तरह से हम जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए अभी आप संख्याओं के बारे में जानते चलिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए प्याकृत संख्या के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ प्याकृत संख्या के बारे में हेडिंग डालते हैं प्याकृत संख्या। तो प्याकृत संख्या के बारे में हेडिंग डालते हैं हम। तो प्याकृत संख्या क्या कहलाता है? प्याकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ लिखेंगे ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, ठीक ना। या कि ऐसा लिख सकते हैं प्याकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है। अब प्याकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, जैसे तो 1 से प्रारंभ होती है तो 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इनफिनाइट हमने कर दिया। तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, अनंत तक जाएगी। लेकिन यह प्रारंभ होती है 1 से। प्याकृत संख्या दोस्तों, प्याकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। अब हम जानेंगे प्याकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। और इसे हम किससे व्यक्त कर सकते हैं? प्याकृत संख्या को n से व्यक्त करते हैं। इसे हम यहाँ लिखे देते हैं, इसे कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। इसे कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। अब प्याकृत संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? यहाँ लिखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जैसे ये 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो जाती है। तो पूर्ण संख्या 0 से
शून्य से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है। इसे W से व्यक्त किया जाता है जैसे इस शून्य से प्रारंभ होगी, 0 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये कहला जाती है हमारी जो है तो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे तो ऐसी संख्या मतलब शून्य सहित, शुद्ध बोलिए आप यहाँ पास, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे के बारे में बात करेंगे यहाँ पास, तो जैसे यहाँ पास शून्य हो जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक, और इस साइड भी बता दीजिए -1 -2 -3 ऐसे डैश 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 बढ़ता जाएगा अपना, कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांक संख्या के बारे में जाना। अब जानेंगे अपन परिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं परिमेय संख्याएं। हाँ, यहाँ हमने लिखा परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहाँ हर नॉट इक्वल शून्य हो। हर नॉट इक्वल शून्य, इसका मतलब ये होता है कि हर के बटे में आप शून्य नहीं लिख सकते हैं। हर के बटे में आप शून्य नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पास लिखेंगे, जैसे यहाँ पास लिख सकते हैं 4/5, 8/9, 7/6, 2/5। अब यहाँ पास हम लिख देते हैं, सपोज 6 बस हमने लिख दिया, तो 6 बस लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कैसे परिमेय संख्या होगी, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक है इसके बटे, इसलिए हम इसको 6 बस को हम बोल सकते थे परिमेय संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। हाँ, तो देखेंगे बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1 की। तो यहाँ एग्जाम्पल 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है क्वेश्चन, आगे आप सभी बच्चे देखेंगे, किताब खोल करके बैठेंगे आप सभी बच्चे। एग्जाम्पल 1 कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न कहता है एग्जाम्पल 1 का, यहाँ पास देखेंगे आप प्रश्न, एग्जाम्पल 1 के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 में कहता है
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक व्याकरण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक व्याकरण संख्या होती, इसके बारे में बात करना है। अपने से पूछा है एग्जाम्पल 1 में। फिर दूसरा पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसके बारे में पूछा है, तो इसके बारे में अपन आंसर देते हैं। तो देखेंगे एग्जाम्पल 1 के बारे में। पहला प्रश्न पूछा है हमसे, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक व्याकृत संख्या, व्याकृत संख्या होती है, होती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। हम आपको यहाँ पास आंसर भी देते जा रहे हैं और थोड़ा सा रफ्तार के टाइप में हम आपको समझाते भी चल रहे हैं बच्चों। तो देखेंगे, कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में अभी अभी हमने आपको समझाया कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या को आप व्याकरण संख्या बोल सकते हो। तो ये बताइए व्याकरण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना। तो आप यहाँ से बोल पाओगे ना, यहाँ से बोल पाएंगे आप व्याकरण संख्या। लेकिन यहाँ 0 क्या हो जाता है, छूट जाता है हमारा। 0 क्या हो जाता है, छूट जाता है। 0 को आप व्याकरण संख्या तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्याकरण संख्या में 0 तो होता ही नहीं है। जब व्याकरण संख्या में 0 नहीं होता है तो आप 0 को व्याकरण संख्या नहीं बोल सकते हैं। यहाँ शब्द देखिए कि कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या को एक व्याकरण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या व्याकरण संख्या नहीं होती है। असत्य कथन है ये। कैसा कथन है, असत्य कथन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि असत्य कथन। क्या लिखेंगे, असत्य कथन। असत्य कथन क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य क्या होता है, शून्य जो होता है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन परंतु व्याकरण संख्या में नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन व्याकृत संख्या नहीं होती, व्याकृत संख्या नहीं होती। इस तरह से हम बोल सकते हैं बच्चों। तो असत्य कथन हुआ क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन व्याकृत संख्या नहीं होती है। अब इसी में हमसे दूसरा पॉइंट पूछा हुआ था बच्चों कि प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हमसे प्रश्न पूछा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो बिल्कुल होता है। यहाँ लिखिए सत्य कथन। क्या लिखेंगे, सत्य कथन लिखेंगे बच्चों। सत्य कथन क्योंकि आगे आप समझ लो। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में बता सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट पूर्णांक आपने लिया -2 -4 -3 -6 कुछ भी लिया है आपने, ठीक है ना। यहाँ पास आपने कुछ भी लिया तो हर एक संख्या के बटे में हम हर लगा सकते हैं एक के रूप में। किसके रूप में, एक के रूप में। सपोज दैट आप सोचिए यहाँ पास जैसे मान लीजिए यहाँ पास लिखा हुआ 4, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है बच्चों, ये बताओ। परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके बटे हम 1 कर सकते हैं। इसके बटे हम 1 कर सकते हैं। जब 1 बटे 1 कर सकते हैं तो ये p बटे q के रूप में बन गया, मतलब अंश बटे हर के रूप में बदल गया। जब अंश बटे हर के रूप में बदल गया तो इसे हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पास प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। यहाँ से सत्य कथन क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक p बटे q ऐसा भी कह सकते हैं। अब पूर्णांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, जड़ से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को हम प्रदर्शित करते हैं जड़ से।
तो जब जेड से प्रदर्शित करते हो तो प्रत्येक पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक एक जेड बटे एक के रूप में लिखा जा सकता है। जब आप इसे जेड बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, प्रत्येक को जेड बटे एक है, मतलब चाहे वो जीरो क्यों ना हो, जीरो बटे एक कर देंगे आप तो वह बन जाएगा हमारा क्या, वह बन जाएगा पी बटे क्यू, अर्थात अंश बटे हर के रूप में बदल जाएगा। जब अंश बटे हर के रूप में बदल जाएगा तो उसे हम बोल देंगे एक परिमेय संख्या। अब देखेंगे बच्चों तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय जो पॉइंट बोला जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है। हमसे पूछ रहा है प्रश्न कि प्रत्येक परिमेय, देखो प्रत्येक लग गया है तो यहाँ पास प्रत्येक के लिए बात हो रही है, ये पॉइंट बहुत विशेष ध्यान रखना। यदि पूछ रहे थे परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है तो हाँ होती है भैया, होती, क्यों नहीं होती है। आप 4/2 करेंगे तो 4/2 में जैसे मान लीजिए यहाँ पास 4/2 करेंगे तो 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये देखो ये अपने को पूर्णांक मिल गया है, लेकिन प्रत्येक की बात कही जा रही है तो प्रत्येक पर नहीं हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे असत्य कथन। क्या लिखेंगे, असत्य कथन, असत्य कथन। असत्य कथन क्यों, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को, प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में, एक पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पास हमने किया आपके लिए 5/2, 5/2, तो 5/2 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो इसे हम थोड़ी लिख सकते हैं, तो पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 5/2 और लिख सकते हैं 3/5, इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। देखेंगे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल 2 में चल रहे हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, कहता है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच, अब कहोगे तो जी 1 और 2 के बीच में कहाँ में परिमेय संख्या मिलेंगे ना बेटा, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, किसी भी संख्या के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन अभी हमको 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए हल करते हैं इसको, हम हल करिए आगे आप। 1 और 2 के बीच में अपने को 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो इसके कई तरीके भी होते हैं हल ज्ञात करने के लिए। 1 और 2 के बीच में आगे आप जो है तो एक होता है P+Q/2 कर सकते हैं, तो उसके बीच की संख्या आ जाएगी, फिर उसके बीच की संख्या निकाल लीजिए आप। इस तरह से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, और सबसे अच्छा तरीका और भी होता है, ठीक है ना बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, तो 1 और 2 के बीच में, तो क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बात करिएगा। यहाँ पास जैसे मान लीजिए 1 है, तो क्या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो आप एक ज़्यादा कर दीजिए, 5 की जगह 6 का गुणा कर दीजिए आप। यहाँ पास ऊपर नीचे 6 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखो यह 1 से बन रहा है हमारा मान, यह 1 से आया, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 या कम 6, 6 या कम 6, 1 से बन गया 6/6। अब बात करते हैं 2 के बारे में, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं,
2/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि हर एक संख्या के बटे हम 1 कर सकते हैं। अब क्या हम इसके ऊपर नीचे 6 का गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, मतलब ना करके भी हमने बहुत कुछ कर लिया। यहाँ पास 6 दूनी 12/6 कम 6। अब देखो बच्चों, एक जो है हमारा बन गया 6/6। 6/6 का मतलब है 1 है, 6 में 6 का भाग करेंगे तो 1 है तो आएगा। अब 2 तो 12/6 बना दिया हमने, 6 दूनी 12, 2 है तो आएगा। अब तुमको 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आगे हम तुमसे पूछते हैं, अब तुम बता लोगे। देखिए यहाँ पास आप स्वयं बता देंगे। तो 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या आप स्वयं बता लेंगे। 6/6, 12/6। तो क्या क्या मिल जाएगा बेटा? 7, 6 के बाद 7 आता है ना, 7/6, 8/6, 9/6, फिर 10/6, 11/6। तो लिख दीजिए यहाँ पर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये आ गया हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं। तो अब आपसे जैसे प्रश्न पूछा है वैसे आप आंसर दे दीजिए। तो यहाँ हम लिखे देते हैं, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या हो गया हमारा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। और यही हमारा क्या कहलाया जाएगा बच्चों? आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बन जाएगा क्या आप सभी बच्चों से? ठीक है ना? हाँ, तो देखेंगे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न, जिसमें हम पहला नंबर प्रश्न हल करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। कहता क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है? हमसे प्रश्न पूछा है कि क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों? देखो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, कहता है प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और जहां और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है हर के बटे में 0 नहीं लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो यहाँ लिखिए, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को p/q अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तथा q नॉट इक्वल 0 है, q नॉट इक्वल 0 है। इसे हम लिख सकते हैं, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम शून्य को p/q अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं तथा q नॉट इक्वल 0 है, इसलिए हम शून्य को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों आप। कहता है प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है हमसे प्रश्न कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन बताया बच्चों। तो यहाँ पास लिखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात
कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमसे प्रश्न पूछता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो 6 का मतलब 6 में 1 जोड़ दीजिए आप जल्दी से, 7 हो जाएगा। अब इन दोनों के बटे में 7 कर दीजिए। देखिएगा कैसे हल करते हैं बच्चों। तो हल हमने लिखा यहाँ पास, यहाँ हमने लिखा 3। अब आप हमको बताओ क्या हम 3 के बटे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्या दिक्कत है। हर एक संख्या के बटे 1 लिखा जा सकता है। ऊपर नीचे यहाँ 6 लिखा हुआ था तो हम यहाँ लिखेंगे 7। ये हमने 7 लिख दिया तो बराबर में आ जाएगा 3 सते 21 और 7 एक कम 7। 3 से बन गया हमारी यही संख्या 21/7, क्योंकि 7 3 21 काटेंगे तो 3 आएगा। 3 मतलब 21/7, एक ही बात है बच्चों। अब यहाँ पास 4 को भी देखिए आप जरा। हम क्या 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं तो ऊपर नीचे आप 7 7 का गुणा कर सकते हैं। कर दीजिए, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो 7 चौक 28, 7 एक कम 7। देखो काटोगे इसको तो 7 चौक 28, 4 है तो आएगा। इस तरह से हम 3 को बना दिए 21/7, 4 को बना दिए 28/7। अब कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था आपको? 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 6 संख्याएं मिल जाएंगी अपने को। कितना आसान तरीका है ये। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पास लिखते हैं थोड़ा सा हम। 21/7 तथा 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। तो हमने 21/7 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमने क्या चुना बेटा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और क्या हो जाएगा हमारे पास 27/7। देखिए बिल्कुल फिक्स मिली है संख्याएं, क्योंकि हम वैसे ही 6 बोलता है तो हम 7 का गुणा करते हैं। तो ये आ गया 27/7। इसको थोड़ा सा उस प्रश्न के रूप में आंसर लिख दीजिए बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। तो ये हम 6 परिमेय संख्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 22/7, 22/7, 23/7, फिर क्या लिख देंगे बच्चों? 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न कहता है, तीसरा नंबर कहता है 3/5, 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे अभी आपने प्रश्न हल किया बिल्कुल सेम है बच्चों। यहाँ पास क्या है कि अभी तक हर बना नहीं रहता था, अब हर बना बनाया दे दिया तो और आसान हो गया ना हमारे लिए। और एक चीज़ और देखना पड़ता है, हर समान होना चाहिए। यदि हर समान नहीं है तो समान करना भी पड़ता है बच्चों। तो यहाँ हर तो समान है, यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, लेकिन अपने को 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो सर 3 और 4 के बीच में हमें कोई संख्या नहीं पता है। 3 और 4 के बीच में, हाँ सर 3 और यहाँ 5 लिखा होता तो 4 मिल जाता, लेकिन यहाँ 3 और 4 दिया तो इसके बीच में कोई, तो इसको बड़ा कर लीजिए ना। यहाँ पे
इसको बड़ा करिए। अभी आपने जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने आपको दिया था, देखिए जरा, इसको हमने आपको दिया था 3 और 4 के बीच की बोले थे, तो इसमें आपने 7 7 का गुणा कर दिया था। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। देखिए इसमें 5 परिमेय संख्या बोला है ना, 5 परिमेय संख्या बोला है, तो आप क्या करिए 6 6 का गुणा कर दीजिए, 6 6 का गुणा कर दीजिए। 5 बोला है तो हम 5 + 1 मतलब 6 6 का हम गुणा कर देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पास हम क्या करते हैं, 3/5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3/5 ऊपर नीचे हमने 6 6 का गुणा कर दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो 3/5 ही आएगा। यहाँ पास 3 छंग 18 आ जाएगा, यहाँ 5 छक्का 30 आ जाएगा बच्चों। अब चलिए ये 3/5 से बन गया हमारा 18/30। अब बात कर रहे हैं 4/5, तो 4/5 के बारे में बात करेंगे तो 4/5 में भी हम ऊपर नीचे 6 6 का गुणा कर देते हैं। तो 6 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, हर समान होना चाहिए, 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी, हर समान होना चाहिए। अब देखिए बच्चों 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30 के बीच की 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22 के बाद 23/30, 24/23 तक ले ली। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो अब लिख दीजिए यहाँ पर आंसर में, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी मिल जाएंगी, 18 के बाद आ जाएगा हमारे पास 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। ये 23/30 लिख दिए। गिन लो बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हो गई बच्चों। और यही हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं चौथा नंबर पर, चौथे प्रश्न पर। तो चौथे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, चौथा नंबर हमारा प्रश्न कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अभी हमने आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन को हमने समझाया था, ठीक ना। तो चौथा नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या को क्या अपूर्ण संख्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, सत्य कथन है, ठीक ना। इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक कहाँ जाएगा, ऋणात्मक को क्या आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, नहीं बोल सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पास चलिए चौथे नंबर के हम आंसर देते हैं। चौथा तो देखेंगे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न में सत्य के बारे में पूछा है हमसे। तो चौथा नंबर प्रश्न के बारे में आंसर देने जा रहे हैं। इसमें पहला नंबर पूछा है हमसे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अपने से प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोला जा सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है, ना बच्चों। देखिए आगे आप ध्यान से, यहाँ पास प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 ऐसे डैश इनफिनिट प्राकृत संख्या कहला गई। अब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। एक पूर्ण संख्या के पास एक होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, अनंत भी होता है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सत्य कथन। क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य कथन। यहाँ लिख दीजिए सत्य कथन। ये हमने लिख दिया सत्य कथन। अब यहाँ पर सत्य कथन हमने लिख दिया क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या के अंक पूर्णतः
एक पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में होते हैं। इसलिए हम इसको प्रत्येक प्राकृत संख्या को एक पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पास कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक को बच्चों आप पूर्ण संख्या कैसे बोल सकते हो? ऋणात्मक संख्याएं भी तो होती हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे असत्य कथन। क्या लिखेंगे? असत्य कथन क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। जब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो क्या हमने क्या लिखा? क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जो पूर्ण संख्या में नहीं होती। नहीं होती हैं। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसका प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्ण संख्या बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 5/2 बोला, ठीक है ना, नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असत्य कथन। कैसा कथन? असत्य कथन क्योंकि परिमेय संख्या 5/2 अब मतलब ऐसी संख्या लीजिए जिसको हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं ना बच्चों। 5/2 इसको 2.5 बोलेंगे आप। 2.5 जो है तो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्योंकि परिमेय संख्या 5/2 को पूर्ण संख्या नहीं कहा जा सकता। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।